दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, जिसमें हम रेलवे के पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डेली बेस पर चर्चा करते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। उसके साथ में यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट और इतिहास की प्लेलिस्ट और भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप इन सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले जहाँ तक हमने पिछली क्लास में किया था उसके आगे से आज चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है 201 नंबर से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? देखते हैं। ए, धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। बी, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा को। सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को। डी, इनमें से कोई नहीं। यदि इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत क्षेत्र में यदि कोई चालक गतिमान है तो उसमें धारा की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है। ए, चुंबकीय क्रोड। बी, चुंबकीय ध्रुव। सी, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक चुंबकत्व का प्रभाव रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव किया जाएगा। डैश। ए, बल। बी, बल आघूर्ण। सी, बल एवं आघूर्ण दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से खाली स्थान पर जो भरा जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी, बल एवं बल आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बल एवं बल आघूर्ण दोनों कार्य करते हैं जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। ए, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। बी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। सी, भंवर धारा के सिद्धांत पर। डी, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को।
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन करने के काम में आती है। यह उच्च विभव दुर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में अपचायी ट्रांसफार्मर अथवा निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की धारा में उच्चाई ट्रांसफार्मर बदल देता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी के साथ ही किया जा सकता है, डीसी के साथ नहीं। यानी कि सिर्फ लाइट में जो हमारी आती है उसमें, और बैटरी वाली लाइट में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश की पारगम्यता WB/AM में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो सीधे हम उत्तर लगाएंगे। इसका डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? अचुंबकीय वस्तु ए लोहा, बी गंधक, सी निकेल, डी कोबाल्ट। तो यहाँ पर अचुंबकीय वस्तु जो है, इन चारों ऑप्शनों में से आप सभी लोगों को पता होगा कि लोहा चुंबकीय है, निकेल भी चुंबकीय है और कोबाल्ट भी चुंबकीय है। यानी कि यह तीनों चुंबकीय हैं। तो हमारा बचेगा कौन सा ऑप्शन? गंधक। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, यह अचुंबकीय है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी पहले घटती है फिर बढ़ती है, डी अपरिवर्तित रहती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या उससे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है, फेरों की संख्या बढ़ जाने पर धारा का मान अधिक हो जाता है। फेरों की संख्या बढ़ जाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है तथा इसे घटाने से चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है। इसका मात्रक गॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है, वोल्टेज स्पाइक्स से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? ए वोल्टेज अनलोडर, बी ऊष्मा संरक्षक, सी धारा अनलोडर, डी सर्ज प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी सर्ज प्रोटेक्टर। डी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। सर्ज प्रोटेक्टर वोल्टेज स्पाइक्स को उनके द्वारा संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचने से रोकते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वैद्युत चुंबक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वैद्युत चुंबक के बारे में असत्य कथन हमको बताना है। यानी कि 3 इसमें से हमारे सत्य कथन हैं और एक हमारा असत्य कथन है। तो देखते हैं सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन को। यह अस्थायी चुंबक है, यानी कि विद्युत चुंबक के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यह अस्थायी चुंबक है, तो बिल्कुल सही, यह अस्थायी चुंबक होता है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे, ध्रुवों के बीच हवा के अंतराल के अनुसार इसकी शक्ति बदलती है। तो यह भी सही है, बिल्कुल बदलती है। आगे देखते हैं सी, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा यही सही है
और 3 ऑप्शन जो हमारे सही थे वह कौन, और देखते हैं चौथा वाला ऑप्शन, इसकी शक्ति परिवर्तित की जा सकती है। तो बिल्कुल इसकी शक्ति परिवर्तित की जा सकती है। तो यानी कि ए, बी और डी ऑप्शन हमारे सही हैं। और हमको बताना था इसमें असत्य कथन, असत्य हमारा हो जाएगा सी वाला, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यही गलत है, क्योंकि ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और देखते हैं इसकी व्याख्या को, इसके बारे में जानते हैं। वैद्युत चुंबक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी हैं। ए, यह अस्थायी प्रकृति का होता है। बी यानी कि नंबर 2, यह नरम लौह से बना होता है। नंबर 3, इसके वैद्युत क्षेत्र की शक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 4, इसे आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है। नंबर 5, इसकी ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है। अतः सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। बल्ब द्वारा ली जा रही धारा होगी ए 4 एम्पियर, बी 2.5 एम्पियर, सी 2.25 एम्पियर, डी 4.4 यानी कि 0.4 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो 210 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 0.25 एम्पियर। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। दिया है P बराबर कितना है 60, W बराबर P बराबर 60 वाट, V बराबर 240 यानी कि वोल्टेज 240 है, धारा I हमको ज्ञात करना है। तो I बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर जैसा कि दिया है P/V। P कितना दिया है 60, V कितना है 240। इसको जब काटेंगे तो हमारा कट कर बच जाएगा 0.25 एम्पियर। इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर 0.25 एम्पियर आया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, तो कौन आकर्षित नहीं करेगा। ए लोहा, बी निकेल, सी कांस्य, डी इस्पात या स्टील। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं कि एक साधारण चुंबक को कौन आकर्षित नहीं करता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि लोहा, निकेल, कांस्य, इस्पात। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। ए विभवांतर, बी धारा, सी शक्ति, डी प्रतिरोध। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें इसका सही उत्तर कि खाली स्थान पर क्या भरना है हमको। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर हम सीधे विभवांतर भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। अतः दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य यानी कि W बटे आवेश यानी कि Q, यानी कि V बराबर
V बराबर क्या होता है W/Q। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी दृश्य प्रदूषण। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए वायु प्रदूषण। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए? वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। फ्लाई ऐश कोयले के दहन से उत्पन्न प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक जैसी प्रमुख जहरीली भारी धातुओं के कण होते हैं। इसकी रोकथाम है सामान्यतया इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालकों के रूप में किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, GaAs, B ZmTe, C GeAs, D ZnSi। तो अर्धचालक में जिसका उपयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए GaAs। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। यानी कि गैलियम GaS का मतलब होता है GaAs, यानी कि गैलियम। G से हो जाएगा गैलियम, A से हो जाएगा आर्सेनिक। तो गैलियम आर्सेनिक एक रासायनिक यौगिक है जो गैलियम और आर्सेनिक तत्वों से मिलकर बना है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। इसका उपयोग आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में LED का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि LED जो बल्ब जलाते हैं हम लोग, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एवोकोटिव डायोड, B लो एमिटिंग डायोड, C लेजर एमिटिंग डायोड, D लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर आप सभी लोग जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? LED। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, D वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, दिया है 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद में हम इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो जैसा कि दिया है, किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों यानी कि R1, R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया। तो सूत्र कौन सा है समांतर क्रम का? जैसे कि यह दिया गया है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यह हमारा सूत्र है।
समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम अगर पूछा जाए, श्रेणी क्रम का सूत्र तो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समांतर क्रम में दिया क्या क्या गया है हमारे पास, R1 बराबर 9 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 12 ओम। अतः इस प्रकार 1/R बराबर 1/9 1/4 प्लस 1/12 यहाँ पर जैसा कि दिया गया है। और उसके बाद में इन सभी का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 1/R बराबर होगा 4 + 9 + 3/36 का एलसीएम निकालकर 16/36 आएगा। और उसके आगे 36/16 यानी कि R का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, चेंज होकर आ जाएगा 36/16। तो इसको जब काटेंगे तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा 2.25, यानी कि 2.25 सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, जो लगभग इसी के 2.25 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? ए 240 वोल्ट, बी 150 सेंटीग्रेड, सी 200 सेंटीग्रेड, डी 400 सेंटीग्रेड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 150 सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को दिया है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT। यह एक हमारा फार्मूला है, अर्थात आवेश बराबर Q माना क्या होता है, आवेश। आवेश से प्रदर्शित हैं, धारा I से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर हमको क्वेश्चन मार्क है, Q हमको निकालना है। I बराबर कितना दिया गया है 0.5A, T बराबर कितना है 5 मिनट, यानी कि 5 × 60 सेकेंड, यानी कि कितना हमारा सेकंड में यदि हम निकालें तो हमारा 300 सेकेंड निकल कर आएगा 5 मिनट को। तो Q बराबर क्या है, Q बराबर I × T, और यहाँ पर 0.5 × 300 सेकेंड है। तो कितना निकल कर आ जाएगा, जब आपस में इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, 2 0, एक पॉइंट के बाद में लगा हुआ है, यानी कि एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा हुआ। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट के बाद में, एक जीरो के बाद में एक पॉइंट लगा देंगे तो निकल कर सही उत्तर आ जाएगा हमारा 150, और यह हमारा पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत विभवांतर की SI इकाई है। ए कूलाम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखा जाए इसका सही उत्तर की विद्युत विभवांतर की एक SI इकाई है, कौन सी है, वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। स्थिर विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसकी SI इकाई वोल्ट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक इमेज दी गई है और उस इमेज को समझते हुए यहाँ पर हमको इसका सही उत्तर बताना है।
दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसका प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज है? तो यह एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। किसका है? ए इलेक्ट्रॉनों का, बी विभव का, सी धारा का, डी प्रतिरोध का। तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज? इलेक्ट्रॉन। ए इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर खाली स्थान पे आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। परिपथ के चित्र से स्पष्ट है कि बाह्य परिपथ में सेल के धन इलेक्ट्रोड धारा क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः इलेक्ट्रॉनों की गति धारा की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ए ओम का नियम, बी विकिरण का नियम, सी आवेश का नियम, डी जूल का नियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए ओम का नियम या ओम का नियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। किसी धात्विक चालक तार के सिरों यानी कि एंड्स के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक दशा जैसे ताप स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा I इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर अर्थात V प्रोपोर्शनल I अथवा V बराबर RI। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, दिए गए आकार का एक घटक है जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए विद्युतरोधी, बी सुचालक, सी प्रतिरोध, डी कुचालक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी सुचालक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कम प्रतिरोध वाले पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करते हैं, अतः ऐसे पदार्थ चालक या सुचालक कंडक्टर कहलाते हैं। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। सोना चांदी की तुलना में कुछ कम चालक होती है, यानी कि सर्वाधिक चालक चांदी है, उसके बाद में तांबा आएगा, फिर सोना आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि विद्युत प्रभार Q और समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो I ज्ञात करने का सूत्र अभी जैसा कि हमने बताया था, इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। A बराबर T/Q, B बराबर Q/T, C बराबर Q इंटू टी, D बराबर Q माइनस टी। तो देखते हैं, निकालते हैं हम उसी फार्मूले से जो अभी हमने आपको बताया था। क्या था? Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी। तो I का मान निकालना है जब हमको, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q। यहाँ पर I इस तरीके से बनाए, सॉरी हम इसको एक बार मिटाते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी।
Q बराबर क्या था, Q इस तरह के बनाएंगे, Q बराबर I इंटू टी। तो I का मान निकालना है हमको, I बराबर Q अपान टी। Q अपान टी, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये Q बराबर I टी इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ए तापमान, बी प्रतिरोधकता, सी लंबाई, डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तार का प्रतिरोध क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रम अनुपात में होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ए 1 ओम, बी 1.5 ओम, सी 2.25 ओम, डी 1.25 ओम। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी 1.5 ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, बी प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा, सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, डी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ से शुरुआत होगी ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 14 के बीच में तथ्यात्मक प्रारूप। तो यहाँ पर हम कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम फिर से एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं दिए हैं जो तथ्य के रूप में, विद्युत बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। अगला पॉइंट है, एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखने पर गोले की सतह से गुजरने वाली फ्लक्स क्या होती, अनंत होगी। अगला पॉइंट, एक विद्युत घंटी किसी बेल जार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेल जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तब ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पानी विद्युत का खराब सुचालक है। तो पानी कैसा है, विद्युत का खराब सुचालक है। अगला पॉइंट है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, आवेशित का चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब कम गति अपरिवर्तित रहती है। अगला पॉइंट, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिव सदैव 1 से बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2.2 के वाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध 220 ओम है। अगला पॉइंट, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए
जब वह उचित रूप से भू-संपर्कित हों, क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ या पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला पॉइंट है, वैद्युत या धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसका उत्तरी ध्रुव यानी कि N तथा दक्षिणी ध्रुव S होता है। चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव NS, दक्षिणी ध्रुव को S और उत्तरी ध्रुव को N कहते हैं। अगला पॉइंट, विद्युत वहन के लिए चालक धातु सबसे अच्छा समझा जाता है, यानी कि विद्युत वाहन के लिए चालक सबसे अच्छा समझा जाता है कौन सा? धातु। अगला पॉइंट, विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग धातु को कठोर होने में काम नहीं आता। अगला पॉइंट, कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। अगला पॉइंट, एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है क्योंकि ट्यूबलाइट का बिजली की खपत करता है। और यहाँ पर इस पॉइंट को एक बार और समझने उदाहरण देकर हम बताते हैं आपको। कैपेसिटर विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित करता है। जैसे कि आपने जो घरों में या स्टैंड वाले फैन होते हैं उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है, आप किसी बिजली के बोर्ड में दोनों तारों को लगाकर और उसके बाद में 1 सेकंड के लिए आप बटन को ऑन करके उसको चार्ज होने दीजिए। उसके बाद में बाहर निकाल लीजिए। उसके अंदर देखेंगे कि ऊर्जा संचित हो जाएगी और आप जब दोनों उन तारों को छुएंगे तो उतनी ही तेज करंट का झटका लगेगा जितनी तेज लाइट करंट मारती है। तो उन दोनों तारों को आप आपस में टच करेंगे तो वहाँ पर करंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप प्लीज़ हाथ में पकड़कर इस क्रिया को ना करें। हमने आपको सिर्फ उदाहरण देकर समझाया है। अगला पॉइंट, आगत और विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। क्या है? आगत और विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सामान्यतया फेज तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट, मरकरी बैटरी यानी कि मरकरी बैटरी प्राथमिक बैटरी है। अगला पॉइंट, एक ऊष्मीय कुंडली नियत काल से बर्फ को पिघलाती है। अगला पॉइंट, धनात्मक आवेश वाले कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें पश्चिम की ओर विक्षेपित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम ऊष्मा विकिरण। लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो ऊष्मा विकिरणों की गति क्या होती है? A ध्वनि के बराबर, B प्रकाश के बराबर, C
पराश्रव्य तरंगों के बराबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के बराबर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी अगले प्रश्न को। दिया है ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऊर्जा संरक्षण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जब ऊष्मा को अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। इसका आशय यह है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? ए संवहन, बी विकिरण, सी संचालन संवहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी संचालन संवहन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। निर्वात ऊष्मा का कुचालक होता है। इससे चालन एवं संवहन दोनों विधियों द्वारा ऊष्मा संचरण नहीं होता है। चूँकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। टिप्पणी क्या है इसकी? यदि प्रश्न में पूछा जाए कि थर्मस ऊष्मा संचरण को किस विधि से रोकता है तो उत्तर होगा कि चालन, संवहन, विकिरण सभी से, क्योंकि थर्मस की आंतरिक एवं बाह्य सतह को चमकदार बनाकर विकिरण द्वारा ऊष्मीय संचरण को भी रोका जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है? ए एल्युमिनियम, बी हवा, सी कांच, डी पत्थर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है। तो ऊष्मारोधी जो नहीं है वह हो जाएगा हमारा ए एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले हम इसकी व्याख्या को एक बार देख लेंगे। एल्युमिनियम ऊष्मारोधी नहीं है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। हवा, कांच, पत्थर में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं या बृहत कम होता है, इन्हें कुचालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? ए कन्याकुमारी, बी लेह, सी पुणे, डी कोलकाता। तो दिसंबर माह में सर्वाधिक रूप में जो रोशनी प्राप्त होगी तो इन चारों स्थानों में सबसे अधिक जहाँ पर प्राप्त होगी वह हो जाएगा ए कन्याकुमारी, यानी कि भारत का जो यह क्षेत्र है इस प्रकार से यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर यह कन्याकुमारी का क्षेत्र यह वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर माह में सर्वाधिक सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सल्यूशन को। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कन्याकुमारी में प्राप्त होगी क्योंकि सूर्य मकर रेखा के पास होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी पेट्रोल गैस, डी रासायनिक अभिक्रिया। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पर हल्के तत्वों के नाभिक जड़कर या जलकर भारी नाभिक बनाते हैं। अगला प्रश्न, धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? ए मैग्नीज, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी तांबा। धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा जाए, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? तो तांबे की गेंद सर्वाधिक गर्म होगी। यहाँ पर इसका सही व्याख्या देखते हैं। चांदी ऊष्मा की सबसे बेहतर सुचालक होती है, दूसरा स्थान तांबे का है। उचित क्रम इस प्रकार होगा, यानी कि ऑप्शन में चांदी नहीं दी गई थी, इसलिए हमने वहाँ पर तांबा इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक चांदी भी लिख लेते हैं। चांदी, सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर मैग्नीज। इस प्रकार ऊष्मा का संचालन बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। ए सीबैक प्रभाव, बी टॉमसन प्रभाव, सी पेल्टियर प्रभाव, डी जूल प्रभाव। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ताप युग्म का आधार सिद्धांत है ए सीबैक प्रभाव। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ताप युग्म तापमापी सीबैक सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न चालकों के सिरों को जोड़कर बंद परिपथ बनाकर इन सिरों को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं तो उनमें एक विद्युत धारा बहती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं एवं इस प्रभाव को सीबैक प्रभाव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? ए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। बी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। सी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश हो सकता है। डी ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही विनाश हो सकता है। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इसका जवाब भी बहुत ही प्यारा सा है। देखते हैं इसका जवाब हो जाएगा हमारा डी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश की जाती है। ऊर्जा एक दूसरे में स्थापित की जाती है, यानी कि ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सल्यूशन को। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। नेट ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित ही किया जाता है।
जिसका हम अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवोपोरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? ए द्रव का तापमान, बी द्रव का तलक्षेप, सी द्रव का द्रव्यमान, डी वायु दाब। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी द्रव का द्रव्यमान। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यह द्रव के तापमान, उसके तलक्षेप एवं वायुदाब पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण हैं वह हो जाएंगी सी गामा किरणें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी व्याख्या को। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण माना जाता है गामा किरणों यानी कि वाई रेज। यह एक्स किरणों के सदृश विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। इनका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम या 1 एम्पियर के बराबर होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती हैं? ए परम शून्य, बी मानक तापमान, सी शून्य बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए परम शून्य। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? ए 80,000 कैलोरी, बी 800 कैलोरी, सी 80 कैलोरी, डी 8000 कैलोरी। तो 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 से 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 80,000 कैलोरी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। परम ताप वह शुरुआती बिंदु है जहाँ पर सभी आणविक गति बंद हो जाती हैं, उसे परम शून्य कहते हैं। और यहाँ पर हम इसकी देखते हैं आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। वह जो व्याख्या देखी हमने पिछले प्रश्न की देखी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा उसकी व्याख्या है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q बराबर MS डेल्टा T, यानी कि यहाँ M बराबर 2000 ग्राम होगा, S बराबर 1 ग्राम, डेल्टा T बराबर 50 से 10। तो Q बराबर
यहाँ पर सभी का मान रखेंगे 2000 गुणे 1 गुणे 40 कैलोरी, यानी कि कुल मिलाकर निकल कर आएगा हमारा 80,000 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। ए 8.2 जूल, 80 जूल, सी 336 जूल, डी 2268 जूल। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। तो सही उत्तर होगा हमारा सी 336 जूल यांत्रिक कार्य करना होगा। यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.168 जूल। 80 कैलोरी बराबर 4.186 गुणे 80, तो निकल कर आएगा हमारा 334.88। अतः विकल्प सी निकटतम उत्तर होगा, इसीलिए हम 336 कैलोरी वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, यानी कि 336 जूल। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का अंतिम तापमान डिग्री सेल्सियस में है। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 80 डिग्री सेल्सियस, डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 17 नंबर। 100 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित वाष्प को 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा लगेगी। ए 80 कैलोरी, बी 60 कैलोरी, सी 40 कैलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए 80 कैलोरी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित वाष्प को 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा लगेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी भारी जल, डी ड्यूटेरियम। तो यहाँ पर नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ईंधन के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वह हो जाएगा ए यूरेनियम। भारी जल और ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझें कि ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहते हैं और इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। और रेडियम को जो खतरे के निशान या सड़कों पर खतरे के निशान लगे होते हैं या संकेतक के रूप में जो निशान बनाए जाते हैं उनमें जो जिस पेंट का इस्तेमाल किया जाता है वही रेडियम होती है। जो लाल कलर की होती है वही रेडियम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपिट का प्रयोग किया जाता है। ए स्थायी रूप से, बी अस्थायी रूप से, सी अर्धस्थायी रूप से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें
तो हो जाएगा ए, स्थायी रूप से। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दो धातु खंडों को जोड़ने के लिए स्थायी रूप से यानी कि रिपीट का प्रयोग करते हैं। रिपीट धातु की बनी हुई युक्ति होती है जिसे फिट करके धातु खंड के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा, बी घटेगा, सी यथावत रहेगा, डी धातु पर निर्भर करेगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाए कि धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार घटेगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, इसके पहले हम इसकी एक लाइन की इस व्याख्या को देख लेंगे। धातु गर्म करने पर फैलती है, अर्थात धातु में आयतन का प्रसार होता है, अतः छिद्र का आकार घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी ताप युग्म। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी ताप युग्म। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। पानी को वाष्प में परिवर्तित करके वाष्प द्वारा टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर आज के हमने 50 से 55 MCQ जो हमारे थे उन सभी पर हमने चर्चा की और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसी लगी है, और यदि कोई कहीं पर त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमने एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया था, आप हमें उसका कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और इस क्लास को या इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।